लेकिन अक्सर लोग मुझे तो कहते ये हैं, कहा जाता है कि मतलब कुछ परसेंट, 1-2% है कि चलो बांसुरी को ले आओ बाहर से, ऊपर से, वो या बहुत छोटा सा किसी नंबर और होगा। को ले आओ। हाँ हाँ, एक दो परसेंट होता है, लेकिन मोटे तौर पर जो आम कॉन्स्टिट्यूएंसी के कैंडिडेट का जो सिलेक्शन होता है, उसका बहुत ही रोबस्ट और स्ट्रक्चर्ड मैकेनिज्म है भारतीय जनता पार्टी के अंदर। मुझे ऐसा लगता है, जो अध्ययन मैंने किया है कुछ कॉन्स्टिट्यूंसीज में, मुझे लगता है इनका एक रोबस्ट टेक्निक है ऐसा करने का। 2-4-5% तो ऐसा होता होगा किसी के सपोर्ट से, कभी आरएसएस के प्रेशर से, कभी व्यक्तिगत प्रेशर से आता होगा, लेकिन ज्यादातर ये रोबस्ट सिस्टम है। जबकि कांग्रेस पार्टी का अभी भी मुझे लगता है कि इस बात पर निर्भर करता है कि आप लीडरशिप के कितने क्लोज हैं, और उनका जनाधार कुछ भी नहीं है फिर भी उनको टिकट मिल जाता है। कई बार तो ऐसा होता है कि जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में जनाधार है वहां नहीं मिलता है, दूसरी जगह टिकट मिल जाता है। तो पार्टियों को भाजपा से 2-3 चीजें सीखने की जरूरत है। पहली बात सीखने की जरूरत यह है कि लीडरशिप का एक नेटवर्क बनाना चाहिए हर लेवल पे, और उस नेटवर्क को नर्चर करना चाहिए कि उस पर लीडरशिप की क्वालिटी बढ़ती चली जाए, ताकि जब आपको लीडर्स की जरूरत कहीं पे हो तो उसमें से आप सेलेक्ट कर सकें। कांग्रेस ने क्या किया है कि अपने पिछले कई डिकेड्स में लोअर लीडरशिप को इन्होंने खत्म ही कर दिया है। आपको लोअर लीडरशिप में लोग मिलेंगे नहीं। यदि कोई लड़का उभर रहा है कांग्रेस के अंदर लीडरशिप में, तो बाकी लोग धीरे धीरे उसको दबा के बाहर कर देते हैं, उसको उभरने के लिए स्पेस नहीं मिलता है। ये एक बड़ी परेशानी इसके साथ है। दूसरी चीज जो सीखने की जरूरत है, वो जैसे मैंने बताया कि कैंडिडेट सिलेक्शन का है। तीसरी चीज जो सीखने की जरूरत है, वो जो मैंने देखा कॉन्स्टिट्यूंसीज में, कि भाजपा का चुनावी कार्यक्रम चुनाव के पहले शुरू नहीं होता है, ये राउंड द ईयर चलता रहता है। उदाहरण के लिए मैंने बिहार के कॉन्स्टिट्यूंसी का अध्ययन किया, वहां पर ईबीसी पॉपुलेशन काफी था। 2 ईबीसी यंग एक्टिविस्ट को वहां पर रखा गया, एक बाइक दिया गया, और वो लगातार कॉन्स्टिट्यूंसी में घूमता था, और रात में किसी एक आदमी की 2 रात किसी एक आदमी का नहीं ठहरता था, हर रात नए व्यक्ति के घर पे ठहरता था, खाना खाता था, और सारे ईबीसी के घर पे घूमता था। और उस कॉन्स्टिट्यूंसी में मैंने फील किया कि नेक्स्ट चुनाव आते आते अच्छा खासा ईबीसी का मेंबरशिप हो गया पार्टी के लिए। तो ये जो तरीका इनका है राउंड द क्लॉक काम करने का, और लोग भी अभी उनके पास हैं, शायद पैसा भी बहुत उनके पास है, इसलिए पॉसिबल हो पा रहा है। लेकिन कांग्रेस के साथ जो समस्या हो रही है कि इनके पास ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड करने का ना तो विजन है ना एफर्ट है। शायद इनको लगने लगा कि ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि सब कुछ हवा पे ही निर्भर करता है। ये एक बड़ी समस्या हो गई है। इनके पास आरजेडी की तरह का भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। आरजेडी के पास भी कांग्रेस से बेहतर ऑर्गेनाइजेशन इस वक्त बना हुआ है। भाजपा के पास तो खैर है ही है। जो सीपीएम का बड़ा स्ट्रेंथ हुआ करता था, इनका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग था, उनका भी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इस वक्त ढह गया है। मैंने शोध नहीं किया है कि क्यों ढह गया है, लेकिन डेफिनेटली बंगाल में मैंने फील किया कि उनका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो था वो भी कहीं ना कहीं टूट गया है। ममता बनर्जी या शरद पवार की पार्टी के बारे में, एनसीपी के बारे में राज ठाकरे भाषण में बोल रहे थे कि उसमें तो कोई संगठन वगठन कुछ है नहीं, आप जाइए, और वही परिक्रमा वाली पार्टी, एनसीपी की भी पार्टी के बारे में वो कह रहे थे। लेकिन क्या इसके पहले कम से कम शरद पवार ने अपनी पार्टी को संगठनात्मक रूप से मजबूत किया होगा? जो अजित पवार जो अभी वापस मोदी जी के साथ आ गए, वापस मतलब आ गए मोदी जी के साथ, उनको कहा जाता था कि ही इज द मैन ऑफ संगठन, तो ऑर्गेनाइजेशनल मैन है, वो भी चले आए। इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि पॉलिटिकल एरेना में पार्टी का संगठन सबसे मजबूत फैक्टर है, आइडियोलॉजी और संगठन, और फिर लीडर का कमिटमेंट और एक लीडरशिप, ये 3 जो फैक्टर है उसमें संगठन सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है। मैं 5 फैक्टर मानता हूं: आइडियोलॉजी, नेशनल लीडरशिप, लोकल लीडरशिप, ऑर्गेनाइजेशन, रिसोर्सेस। इन सब में मुझे सबसे महत्वपूर्ण लगता है ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन होने पे फंड रेज किया जा सकता है, ऑर्गेनाइजेशन होने पे लीडरशिप क्रिएट किया जा सकता है, ऑर्गेनाइजेशन होने पे आइडियोलॉजी क्रिएट किया जा सकता है। ऑर्गेनाइजेशन किसी भी पार्टी के लिए सबसे बड़ी चीज है, और ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए कि उसमें काम करने वाले हर आदमी को ये पॉसिबिलिटी लगता रहे अपने बारे में
संभावनाएं दिखते रहे उसमें आगे बढ़ने की। इस मायने में जो कैपिटलिस्ट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है उसमें आप देखेंगे आप वाइस प्रेसिडेंट तक बन जाते हैं। खास करके अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशंस को मैं देखता हूँ, काम करने वाले लोगों का एक बना रहता है कैसे वहां तक जाएंगे वो, और वो बड़ा मैकेनिकली बना रहता है। तो जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपको सही ढंग से विकास की संभावनाएं मिलेंगी तो आप ऑर्गेनाइजेशन के लिए कमिटेड रहोगे, नहीं मिलेंगी तो आप बाहर निकलने की बात हमेशा सोचते रहोगे। ये चीज जो है वो आइडियोलॉजी लोगों को बाउंड करता है, कंट्रोल करता है। लेकिन इस वक्त का जो समय है इसमें आइडियोलॉजीज बहुत कमजोर हो गए हैं। इवन भाजपा के अंदर भी जो आइडियोलॉजी कॉकटेल बना है उसमें भी बड़ी कमजोरियां हैं। तो इस वक्त ऑर्गेनाइजेशन को बहुत स्ट्रांग करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वही तो फिर आइडियोलॉजी को भी रिन्यू करता है। ऑर्गेनाइजेशन की खासियत ये होती है कि पार्टी के अंदर वो क्रिएटिविटी विकसित करता है। वो आइडियोलॉजिकल चेंज क्या लाना है इसके बारे में भी वो बताता है। ऑर्गेनाइजेशन ही बताता है कि अब आपको क्या आइडियोलॉजिकल चेंज लाना चाहिए अपने आप को कंसोलिडेट करने के लिए। यदि ऑर्गेनाइजेशन ही खत्म हो गया तो पूरा फिर गेस वर्क होता है लीडरशिप का, या किसी ऐसे इलेक्शन मैनेजमेंट वाले का गेस वर्क होता है कि अब क्या आप खटिया पे बैठ जाएं, पटिया पे बैठ जाएं, चटिया पे बैठ जाएं, ये सब काम लोग करने लगते हैं। पार्टी का यदि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रांग है तो फिर ऑर्गेनाइजेशन एक फीडबैक देता है कि अब आपको किस दिशा में जाना चाहिए। जो आप देखेंगे भाजपा जिस तरीके से क्रिएटिविटी शो करती है वो डेफिनेटली ऑर्गेनाइजेशनल फीडबैक से होता है ये, और वो लेते हैं फीडबैक, ये मैंने देखा है। आप एक पॉलिटोलॉजिस्ट हैं, पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, आपको कोई होप दिख रहा है 2024 में? बीजेपी के बरक्स तो आप कोई पॉलिटिकल पार्टी मुझे दिख नहीं रही है। जो आप 5 फैक्टर बता रहे हैं जिसमें 5 फैक्टर मौजूद हों बहुत स्ट्रांगली, अगर इक्के दुक्के पार्टी के बारे में आप कह रहे हैं तो उनकी सीमा है अपने स्टेट तक। अगर आरजेडी को करें कि उनका एक कैरिस्मेटिक लीडर है, लोकल लीडर भी उनके पास है, ऑर्गेनाइजेशन भी ठीक है, तो उनके पास वो राष्ट्रीय स्तर का रिसोर्स नहीं है, तो अपने इलाके में अपने एक पॉकेट में तो वो अच्छा काम कर सकते हैं। या दूसरी पार्टियां हैं, एमके स्टालिन की पार्टी है या टीएमसी है, ये सब अपने अपने पॉकेट में तो कर सकती है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर मुझे नहीं लगता है कि कोई चुनौती देने के लिए अभी तत्काल तैयार है। तो 2024 का इलेक्शन चला गया। देखिए, राजनीति भी क्रिकेट मैच की तरह है। आप कहना बहुत मुश्किल है भारतीय जनता किस करवट बैठती है, लेकिन इस वक्त तो ऐसा ही लगता है कि 224 के चुनाव में कोई बहुत भारी परिवर्तन होने की उम्मीद नहीं की जा सकती है। सीट्स के नंबर पे आप बहस कर सकते हैं कि मेजॉरिटी रहेगा, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी रहेगी, 400 पार होगा नहीं होगा, इस पे बात कर सकते हैं, लेकिन इस बात पर बहुत कम शक लगता है कि भारतीय जनता पार्टी शायद वापस आ जाए सत्ता में। इसका मतलब आप कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए भी भारतीय जनता पार्टी का अध्ययन करना पड़ेगा, उनके सारे चीजों को समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, उनसे बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। तो ये भी अच्छी बात है भारतीय जनता पार्टी के लिए, अगर पॉजिटिवली कोई उनसे इनके गुण सीखें और उनके विचार को या उनके ऑर्गेनाइजेशनल स्किल को या उनके लीडरशिप क्वालिटी को, अगर इन सब के या उनके रिसोर्स मोबिलाइजेशन को, इन सबको अगर उनका अध्ययन करें और फिर उसके आधार पर अपनी रणनीति बनाएं तो भी अच्छा रहेगा। तभी हो सकता है, मतलब बीजेपी को तभी मात दी जा सकती है। आप हमेशा ही अपने दुश्मन का अध्ययन करें तभी ठीक रहेगा। जिसको आपको पराजित करना है, यदि उसके बारे में आपको ज्ञान ही नहीं है तो आप कभी विजय नहीं पा सकते हैं। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में ने भी अपने विरोधियों का भरपूर अध्ययन किया है, बहुत कुछ सीखा है उन लोगों से कि क्या हम ले सकते हैं इनसे। तो ये बहुत बड़ी मूर्खता होगी यदि आप सक्सेसफुल जो भी पार्टी हो रही है उसका बिना अध्ययन किए हुए अपनी स्ट्रैटेजी को तैयार करें। ये सफलता और विफलता की बात नहीं है, ये अच्छाई और बुराई की बात नहीं, ये राजनीति का पहला नियम है कि आप जिसको पराजित करना चाहते हैं उसके सारे दाव पेच को प्रीएम्प्ट कर लें और तब अपना स्ट्रैटेजी तैयार करें, नहीं तो आप कभी विजय प्राप्त नहीं कर सकते हैं। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि देखिए, समय के साथ साथ ऑर्गेनाइजेशनल ट्रांसफॉर्मेशन होता है और जिसको कहते हैं युग धर्म। तो अभी जो न्यू लिबरल इकोनॉमिक रेजिम में युग धर्म बदल गया है, लैंग्वेज बदल गया है। तो आपको इस वक्त जो लोग सक्सेसफुल हो रहे हैं उनके लैंग्वेज को समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा वो क्या कर सकते। मुझे याद है बहुत पहले 2014 के पहले एक बहस थी
एनडीटीवी में, उसमें मुझे बुलाया गया था कि कांग्रेस पार्टी को सोशल मीडिया में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। आप सोच सकते हैं ये कितनी बड़ी बेवकूफ़ी रही होगी उस समय 2014 में, यदि ये बहस किया जाए कि जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, जबकि आपका एनिमी पूरी तरह सोशल मीडिया पे कंट्रोल किया हुआ है। तो संजय झा उस बहस में थे, उन्होंने कहा नहीं सोशल मीडिया में जाना ही चाहिए। मैंने कहा इसके अलावा कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है, क्योंकि सोशल मीडिया अभी प्रोमिनेंट हुआ है और आने वाले टाइम में बहुत होने वाला है, नहीं जाने का क्या मतलब है उसमें। तो इसी तरीके से आपको युग धर्म को समझना पड़ेगा कि यदि आप नया टेक्नोलॉजी आया है, आप ये बहस करते रहें कि नई टेक्नोलॉजी में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, तो आप पिछड़ चुके हैं। नया टेक्नोलॉजी आया तो इसके पहले कि कोई और उसको मास्टरी करे, आप उसको मास्टरी जरूर कर लें। आप चाहें तो उसका ना उपयोग करें, चाहे तो आप अपना एथिकल पोजीशन ले सकते हैं कि अच्छा नहीं है, लेकिन यदि आप जानते ही नहीं तो आप तो बिल्कुल ही पीछे रह जाएंगे। आपको ये जानना चाहिए कि नए टेक्नोलॉजी को कोई दूसरा आदमी यदि उपयोग कर रहा है, मैं नहीं करना चाहता हूं, तो उसका काउंटर मैं कैसे करूंगा। अदरवाइज तो आप कभी नहीं मैनेज कर सकते हैं उसको। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब, आज के लिए इतना ही, क्योंकि आपने बहुत इंसाइटफुल जानकारी दी है, जो कम से कम जो पॉलिटिकल एरेना में जो कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, जो अलग अलग पार्टियों से जुड़े हुए हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छा फीडबैक आप दे रहे हैं कि आप क्या रणनीति बनाएं। अगर आपको अपने सामने वाले से युद्ध लड़ना है तो सामने वाले की मजबूती और कमजोरी दोनों का अध्ययन आपको करना पड़ेगा, और तब जाकर के आपकी रणनीति कामयाब होगी। और जैसा कि अभी आपने कहा कि 2024 में कम से कम भारतीय जनता पार्टी की एक अपराजेय सेना सी दिख रही है, लेकिन एट द सेम टाइम आपने ये भी कहा कि राजनीतिक क्रिकेट की तरह होता है, कब कैसा माहौल हो जाए कहना मुश्किल है। फिर भी जो पराक्रम और परिक्रमा की आपने बात की, तो जो पार्टी अभी भी परिक्रमा में यकीन कर रही है, उनके कार्यकर्ता यकीन कर रहे हैं, उनको अपने लीडरशिप और अपने पार्टी के आइडियोलॉग को यह बताना चाहिए कि पराक्रम की पार्टी आपको कैसे बनना है। अभी तत्काल भारतीय जनता पार्टी पराक्रम की पार्टी बनी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर मनिंद्र ठाकुर आज के विशेष इंडिया डिबेट में शामिल होने के लिए। आज बस इतना ही, आशुतोष को अनुमति दीजिए, नमस्कार। भोलानाथ के 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर के साथ ट्रॉली अतिरिक्त लागत पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कृपया दिए गए नंबर पर कॉल करें।